लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास मेजरमेंट के लिए कितने तरह के सिस्टम्स अवेलेबल हैं। हमने देखा था कि हमारे पास 4 तरह के सिस्टम्स हैं, CGS, FPS, MKS और चौथा है SI। तो बाकी 3 सिस्टम्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। जो SI सिस्टम है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति है, उस बारे में हम आज बातें करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो बाकी सारे सिस्टम्स हैं उनमें क्या कमी थी। उनमें कमी ये थी कि उनमें जो यूनिट्स थी, जो फिजिकल क्वांटिटी, जो भौतिक राशियाँ उनमें कंसिडर की गई थी, वो काफ़ी नहीं थी। दुनिया भर की सारी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उसमें जो क्वांटिटीज़ थी वो काफ़ी नहीं थी। जैसे कि उसमें टेम्परेचर की कहीं बात की नहीं की गई थी, उसमें इलेक्ट्रिक करंट की कोई बात नहीं की गई थी, उसमें एंगल की कोई बात नहीं की गई थी। तो वो सारी कमियां SI सिस्टम में दूर की गई। और भी कई सारी विशेषता है SI सिस्टम की जो इस लेवल पर आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम है SI सिस्टम, उसमें टोटल 9 क्वांटिटीज को कंसिडर किया गया है एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशियों के रूप में। अब मूल भौतिक राशियाँ क्या होती है? मूल राशियाँ एक्चुअली राशियों को हम, फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि जो SI सिस्टम है उसमें कौन सी राशियों को मूल राशियों के रूप में लिया गया है और उनके क्या यूनिट्स हैं, क्या उनके मात्रक हैं। तो सबसे पहले है लंबाई। लंबाई के लिए यहाँ पर हमारे पास है मीटर, द्रव्यमान के लिए, मास के लिए हमारे पास है किलोग्राम, टाइम के लिए है सेकेंड, टेम्परेचर के लिए है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के लिए है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा के लिए है मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, समतली कोण के लिए है रेडियन, सॉलिड एंगल, घन कोण के लिए स्टेरेडियन। एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये सारी क्वांटिटीज क्या है। सबसे पहले लंबाई। लंबाई के लिए हमारे पास SI सिस्टम में होता है मीटर। तो लंबाई का यहाँ पर क्या मतलब है? आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि लंबाई का क्या मतलब होता है। आप कोई भी 2 पॉइंट्स लें, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उसी को हम लंबाई कहते हैं। दूसरा होता है द्रव्यमान, मास। तो मास क्या होता है? किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेंट बाय दैट ऑब्जेक्ट इज मास, उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक वस्तु है, इसे हम चौक कहते हैं। तो ये वस्तु किस पदार्थ से बनी, किस मैटर से बनी है, मटेरियल से बनी है? ऑब्वियसली ये चूने से बनी हुई है। तो इस चौक में चूने की कितनी मात्रा है, उस मात्रा को हम कहते हैं इस चौक का या इस वस्तु का द्रव्यमान। या ये दीवार है, इस दीवार में कंक्रीट की कितनी मात्रा है, उस मात्रा को हम कहेंगे उसका द्रव्यमान। कोई भी वस्तु किसी न किसी पदार्थ से ही बनती है, तो उस वस्तु में उस पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे हम कहते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम। टाइम आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं क्या होता है। हालांकि टाइम की अप्रोप्रिएट डेफिनेशन अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन हम टाइम को फील कर सकते हैं, फील करते हैं, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि टाइम क्या होता है। फिर नेक्स्ट है टेम्परेचर, तापमान। तापमान एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये बताती है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। हम कहते हैं कि ये वस्तु गर्म है, मतलब उसका तापमान ज़्यादा है। हम ये कहते हैं कि ये वस्तु ठंडी है, मतलब उसका तापमान, टेम्परेचर कम है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा। जब आप ओम का नियम पढ़ते हैं तो उसमें आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का प्रवाहित होना, आवेश का बहना, चार्ज का बहना। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है तो वो अपने साथ चार्ज लेकर जा रहा है। तो जब उसी चार्ज को, उसी चार्ज के फ्लो को, उसी आवेश के बहाव को जब हम मेजर करते हैं तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये कुछ मास जैसा ही है। दोनों में ही हम सेम चीज़ों को मेजर करते हैं। द्रव्यमान में, मास में भी हम पदार्थ की मात्रा को देखते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा भी, इसमें हम पदार्थ की मात्रा देखते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम मास की बात करते हैं तो यहाँ हम उसका मास, उसमें जो क्वांटिटी है
उस मास की जो क्वांटिटी है वो देखते हैं। लेकिन जब हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं तो यहाँ हम उस पदार्थ में, उस वस्तु में जो नंबर ऑफ एंटाइटीज हैं, जो कणों की संख्या है वो देखते हैं। कोई भी पदार्थ कणों से बनता है, अणुओं परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो उस पदार्थ में अणुओं की कितनी संख्या है या परमाणु की कितनी संख्या है वो हम देखते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये समझने की कोशिश करते हैं कि द्रव्यमान और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में अंतर क्या है। मान लीजिए आप केले खरीदने जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर केले दर्जन से दिए जाते हैं, मतलब गिनकर दिए जाते हैं, और कहीं कहीं पर केले वजन करके, तौल कर दिए जाते हैं। बात तो एक ही हो रही है, आप केले ही खरीद रहे हैं, लेकिन एक जगह उनका वजन देखा जा रहा है और एक जगह केलों की संख्या देखी जा रही है। तो बात एक ही है, दोनों में ही हम जो क्वांटिटी है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एक में हम वजन देख रहे हैं, दूसरे में हम केलों की संख्या देख रहे हैं। तो वही चीज़ आप यहाँ समझ सकते हैं। एक्चुअली डिफरेंस और भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वही चीज़ आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम वजन देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, और यहाँ पर हम कणों की संख्या देखते हैं। दोनों में हम सेम चीज़ की बात कर रहे होते हैं, मास में भी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में भी। द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा दोनों में ही हम एक ही चीज़ की बात करें, लेकिन दोनों में ही जो मेजर करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर हम वजन देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कणों की संख्या। इतने में क्लियर हो गया होगा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमारे पास एक यूनिट होता है मोल। मोल, एक मोल में कुछ 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, एक मोल में इतने कणों की संख्या होती है। अगर हम कहें कि एक मोल अणु, मतलब उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने अणु हैं, ये एक मोल का मतलब होता है। नेक्स्ट आता है लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ये क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी मतलब आपने देखा होगा, ये एक्चुअली लाइट इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं, प्रकाश की तीव्रता को हम मापते हैं। हमारा जनरल एक्सपीरियंस है कि कुछ लाइट, कुछ बल्ब धीरे जलते हैं, कुछ बल्ब तेज जलते हैं। तो जो तेज जलता है वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, लुमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है। जो धीरे जलता है उसमें लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता कम है। इसकी और भी कई चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए, लेकिन एज ए फंडामेंटल आपको इतना जानना काफ़ी है कि जो लाइट तेज जलता है उसमें लुमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जो लाइट धीमे जलता है उसमें लुमिनस इंटेंसिटी कम होती है, और इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। फिर नेक्स्ट है ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये जो 7 भौतिक राशियां हैं इन्हें हम कहते हैं मूल भौतिक राशियां। फिर ये 2 हैं, इन्हें हम कहते हैं पूरक मूल भौतिक राशियां, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये है एक समतली कोण मतलब प्लेन एंगल, और दूसरा है घन कोण मतलब सॉलिड एंगल। क्या होता है इनका मतलब? समतली कोण आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, जो प्लेन एंगल है वो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, स्पेशली मैथमेटिक्स में। मैथ्स में आप ये एंगल पढ़ते हैं, मैथ्स में आप पढ़ते हैं, ये मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल है। आपने इस तरह के एंगल मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं। तो ये जो एंगल है इसी को हम कहते हैं समतली कोण या प्लेन एंगल। इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। हम मैथ्स में इसको डिग्री में मेजर करते हैं, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन जिसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है रेडियन। रेडियन और ऐसा यूनिट में क्या रिलेशन होता है? पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा भी होगा, जब आप 90 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई बाय 2। आप 180 डिग्री को लिखते हैं पाई, आप 45 डिग्री को लिखते हैं पाई बाय 4। तो ये इसका मतलब होता है, ये जो पाई बाय 2, पाई बाय 4 है, ये एक्चुअली रेडियन में है, ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। जैसे आप लंबाई को मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, वैसे ही आप एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में और रेडियन में। डिग्री हमारा प्रैक्टिकल यूज वाला यूनिट है और ऐसा यूनिट जो है वो है रेडियन। इतने में क्लियर हो गया होगा। तो ये प्लेन एंगल है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल, घन कोण। ये क्या होता है? ये एक ऐसा एंगल होता है जो 3D में होता है, मतलब पूरे स्पेस में होता है, 3 डायमेंशन में होता है, 3 विमाओं में होता है। एक सिंपल एग्जांपल इसका हम लेते हैं। आप लोगों ने
कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, सॉफ्टी जिसे कहते हैं, कोन वाली आइसक्रीम जो कि कुछ ऐसी होती है। कोन वाली आइसक्रीम कुछ ऐसी होती है जो आप लोगों ने खाई होगी। मान लीजिए आपके पास एक खाली कोन है, एक खाली कोन है जिसमें आइसक्रीम नहीं है। ये खाली कोन है, एम्प्टी कोन है, इसमें आइसक्रीम नहीं है। आप इसको अगर अंदर से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, आप इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक एंगल दिखेगा, यहाँ पर एक एंगल दिखेगा, एक कोण दिखेगा। ये जो एंगल है इस नॉर्मल एंगल से अलग है। ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल से अलग होगा। ये समतली कोण है और ये घन कोण है। तो यहाँ जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं घन कोण या सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, जिसको हम डिनोट करते हैं एसआर से। तो ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि एसआई सिस्टम में कंसीडर की गई हैं। ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, 7 + 2 टोटल 9, ये जो 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मूल भौतिक राशियां हैं, इन्हीं से मिलकर सारी भौतिक राशियां बनती हैं। और इनसे मिलकर जो राशियां बनती हैं उन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो इस बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या मतलब है और ड्राइव्ड क्वांटिटीज का क्या मतलब है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके जो यूनिट है, जो मात्रक है, इनका जो सिंबल है, इनका जो सिंबल है वो अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल में ही रहेंगे, कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल में रहेंगे। यूजुअली जब हम यूनिट लिखते हैं तो हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, जैसे कि मीटर, एम, किलोग्राम, केजी, सेकंड, एस, रेडियन, RAD, स्टेरेडियन, SR, हम स्मॉल में ही लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में, छोटे अक्षरों में लिखते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती है, स्पेसिफिक यूनिट्स होती है जिन्हें हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे कि टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, इसका सिंबल है कैपिटल के, यहाँ स्मॉल के नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर, जिसका सिंबल है कैपिटल ए, स्मॉल ए नहीं है, कैपिटल ए है। तो ये 2 ऐसे यूनिट्स हैं जिनका सिंबल कैपिटल के है, कैपिटल लेटर में। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये जो 2 यूनिट्स हैं केल्विन और एम्पियर, ये किसी व्यक्ति के नाम पर हैं, साइंटिस्ट के नाम पर हैं। तो साइंटिस्ट के नाम पर, जब भी व्यक्ति के नाम पर हम कोई यूनिट रखते हैं, कोई सिंबल लेते हैं, तो उसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल में होता है। बाकी ये सारे जो हैं, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, तो ये स्मॉल है। ये दोनों जो है केल्विन और एम्पियर, ये एक व्यक्ति के नाम पर है, साइंटिस्ट के नाम पर है, तो इसलिए हमने इनको कैपिटल रखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिट स्मॉल में है, जो सिंबल स्मॉल में है वो स्मॉल में ही लिखा जाएगा, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जब हम ग्लोबली इंटरेक्ट होते हैं तो इस चीज़ से हमें आसानी होती है। फिर लेकिन जब भी हम फुल फॉर्म लिखते हैं, जैसे मीटर, इसको फुल फॉर्म हम मीटर ऐसे लिखेंगे, किलोग्राम इसको ऐसा लिखेंगे, एम्पियर इसको ऐसा लिखेंगे। जब भी हम फुल फॉर्म लिखते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये एम स्मॉल है, के स्मॉल है, एम्पियर का ए भी स्मॉल है, केल्विन का के भी स्मॉल है। या हम सिंबल भले ही कैपिटल लिख रहे हैं, लेकिन जब हम फुल फॉर्म लिखते हैं तो इनको हम हमेशा स्मॉल में लिखते हैं। जब भी हम यूनिट की बात करते हैं, जब उसका फुल फॉर्म लिखते हैं तो हम हमेशा स्मॉल में लिखते हैं। जैसे कि किलोग्राम इस तरह से लिखते हैं, आप इस तरह से किलोग्राम नहीं लिख सकते, आप किलोग्राम इस तरह से ही लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि एम्पियर आप लिखेंगे इस तरह से, आप लिखेंगे इस तरह से, आप इस तरह से नहीं लिख सकते। हाँ, जब हम सिंबल की बात करेंगे तो हम ए को कैपिटल लिखेंगे, लेकिन जब हम फुल फॉर्म लिखेंगे तो हम उसे स्मॉल में ही लिखेंगे, हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये हुआ एसआई सिस्टम, उसमें जो यूनिट, जो क्वांटिटी कंसीडर की गई है और उनमें जो यूनिट्स लिए गए हैं उनकी इंफॉर्मेशन ये आपको पता होना चाहिए, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वांटिटीज है वो इन्हीं से मिलकर बनती हैं, जिस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।